और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अप्रिय स्थितियों से गुजरते हुए हम इस सत्र को शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा राजनीतिज्ञ इस समय मंच पर है जो अपनी संघर्षशीलता के लिए और नैतिक प्रतिबद्धताओं के लिए ख्यात रहा है। तमाम अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से जनता का विश्वास लेकर लोकसभा में पहुंचने का गौरव भी इस शख्स को हासिल रहा है। सत्ता से ज्यादा संगठन इस शख्स की पसंद रहा है। तकरीबन 3.5 दशक का उनका राजनीतिक जीवन है और तकरीबन 2.5 दशक के उनके राजनीतिक जीवन का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं। हमारे साथ वर्तमान में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में नर्मदापुरम आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें। और प्रतिकूल परिस्थिति मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रहलाद पटेल जी 3 दिन पूर्व अपने संसदीय क्षेत्र दमोह में तिरंगा यात्रा के दौरान एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उनका पैर बुरी तरीके से जल गया है, आप उसके पट्टी देख सकते हैं। पर इसके बावजूद भी चूंकि उन्होंने ये वचन दिया हुआ था कि नर्मदापुरम के कार्यक्रम में वह शामिल होंगे, तो अपनी उस वचनबद्धता के तहत ही वह आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां प्रहलाद जी के इस कमिटमेंट के लिए। पर कमिटमेंट तो अपनी जगह और चुनाव को लेकर परेशानी अपनी जगह। जिस भारतीय जनता पार्टी का दिग्विजय का डंका 10 साल से आप लोग बता रहे हो पूरे देश में बज रहा है, मध्य प्रदेश में इतनी दहशत में आपकी पार्टी क्यों दिखाई दे रही है? अब आप पूछेंगे कैसे? तो भाई हम तो पहली बार प्रहलाद जी देख रहे हैं कि एक तरफ पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है और दूसरी तरफ राजभवन में मंत्रियों की शपथ करा रही है। हमने ऐसा दृश्य देखा नहीं। थोड़ा रोशनी मिले। मुझे लगता है कि वातावरण आपको प्रभावित कर रहा है जी। मंत्री कोई इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हो, कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 10 दिन पदों पर रहे हैं लोग जी। ये इसमें सिर्फ मैं एक ही चीज देखता हूं कि ये पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मविश्वास है कि हम सरकार में आएंगे। इसलिए महीने भर पहले या 2 महीने पहले एक तरफ जब हमने उम्मीदवारों की घोषणा की, वह भी भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास का प्रमाण है जी कि जो हारी हुई सीटें हैं उन सीटों को हम प्राथमिकता से लेते हैं। और ये कोई मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा जी, हम देश की वो तमाम लोकसभाएं जो भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं जी। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, नर्मदापुरम मां नर्मदा के तट पर बैठकर कह रहा हूं कि जो 142 सीट ऐसी थी जो भाजपा कभी नहीं जीती जी, जब 2024 के परिणाम लोकसभा के आएंगे तो आप देखना वहां भाजपा का सांसद होगा। मध्य प्रदेश तो हमारी संगठनात्मक ताकत का जी या वैचारिक स्रोत का केंद्र है और हम लंबे समय से सरकार में हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और इसलिए पिछले बार जो थोड़ी बहुत चूक हो गई थी जी, वो हम दोहराना नहीं चाहते हैं। इससे इतर कुछ नहीं है। रहा सवाल विचार का और विकास का, इस पर कभी कोई विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी से तर्क वितर्क नहीं कर सकता, बहस नहीं कर सकता जी। वो आत्मविश्वास 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के संदर्भ में आपने बताया। हेलो बताया, वो तो बात समझ में आई। पर मतदान से 3 महीने पहले 3 मंत्रियों की शपथ, थोड़ा प्रहलाद जी समझाए ना कि भाई ये कैसे आत्मविश्वास का परिचय है? नहीं, इसलिए कि सरकार हमारी बननी है जी, तो इसलिए आज आप कहो कि आप महीने और दिन गिनो, इसका कोई फायदा नहीं है। मूल बात होती है कि चाहे जबलपुर हो, रीवा हो या सागर हो, जब मंत्रिमंडल बना था सरकार बनने के बाद, तो सारे लोग इस बात को कहते थे कि भाई इन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कम हुआ है जी। और इसलिए मुझे लगता है कि ये विवेकाधिकार पूरी तरह से मुख्यमंत्री का है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जिन लोगों को ये अवसर मिला है वो निश्चित रूप से कुछ बेहतर करेंगे। उसमें 2 तो बहुत सीनियर लोग हैं, एक व्यक्ति जरूर नए हैं जो बुंदेलखंड से हैं।
तो मैं ये मानता हूं कि प्रथम दृष्टया मुझे ये साफ लगता है कि सरकार हम 2023 की में निश्चित रूप से फिर से बनाने वाले हैं। इसलिए जो अवसर है, और कोई मंत्री 15% से ज्यादा लोग तो बनते नहीं हैं जी, 85% लोग तो बाहर ही होते हैं। तो किसको अवसर मिलता है, जितने दिन भी जिसको अवसर मिलेगा, मुझे लगता है कि उसको काम करने का एक बेहतरीन अवसर है, और उसका आधार पर उसका मतदाता भी मूल्यांकन करेगा, प्रदेश की जनता भी मूल्यांकन करेगी, क्योंकि वो प्रदेश सरकार का मंत्री है। और मैं मानता हूं कि कर गुजरने के लिए हम 5 साल रहे या 25 साल रहे, करने वाला कर देता है। वो मोदी जी ने करके दिखा दिया कि लोग 2500 साल सरकार में रहे, वो कुछ नहीं कर सके, लेकिन 14 से अभी 9 ही साल हुए, 10 साल पूरे नहीं हुए, और हम दुनिया की उस ताकत की तरफ जा रहे हैं। और चंद्रयान 3 की सफलता, इससे बड़ा वो दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। और इसलिए मैं मानता हूं कि हम वो लोग हैं जिनके पास मेधा है, ये बात आप भी मानोगे, लेकिन इस संसाधनों के कारण या हमारे आत्मविश्वास की कमी के कारण जो अनुसंधान का क्षेत्र हमसे अछूता रह गया था, जहां हम दुनिया के ताकतवर देशों के दबाव में आकर झुक जाया करते थे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, ये तो बड़ी चीजें हैं, चंद्रयान की बात करें या इसरो के या हमारे परमाणु कार्यक्रम की बात करें, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बातें शायद लोगों को कहने में ये लगेगा कि शायद मैं कुछ भी बातें कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक घटना जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि अरुणाचल प्रदेश में रेलवे लाइन तैयार थी और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। अच्छा होता कांग्रेस लोग बैठ कर सुनते तो ठीक रहता जी। और वहां मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का था, और मैं एक कमेटी में गया था, एश्योरेंस की कमेटी में, और वो मुख्यमंत्री जिनने वो बाद में आत्महत्या की थी, उनने जो बातें पूरी कमेटी में आप जानते हो कि संसदीय कमेटी में सभी पार्टी के लोग रहते हैं जी, उस आदमी ने पब्लिकली बोला, सबके सामने नाश्ते पे बुलाया, और उसने कहा कि मेरे यहाँ का रेलवे ट्रैक अटल जी के समय भूमि पूजन हुआ था, बनकर तैयार है। पिछले 3.5 साल से मैं अपने प्रधानमंत्री से 3 बार मिल चुका। उन्होंने कहा कि अनुमति लेके बताते हैं, पहली बार मैं वापस आ गया, मुझे लगा कि सोनिया जी से लेनी होगी, फिर दूसरी बार कही अभी अनुमति लेकर आता हूं, तीसरी बार उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चाइना की एनओसी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बोला, मुख्यमंत्री कांग्रेस का, प्रधानमंत्री कांग्रेस का, लेकिन तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। मैंने बोले कटसी में उनसे जाके भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री के नाते गया, और मैंने उनसे कहा कि साहब रेलवे ट्रैक तैयार है, आप लोकार्पण कर दीजिए। बोले उन्होंने तारीख भी दे दी, और साथ में कहा कि मैं ट्रेन में बैठकर गंगटोक आऊंगा, और वो ट्रेन में बैठकर आके चले गए। मैं सल्यूट करता हूं प्रधानमंत्री को। ये जो दबाव की राजनीति 10 तक चलती रही जी, कांग्रेस इस पर ब्लैकमेल होती रही, इसको खत्म करने का श्रेय अगर किसी को है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी को है, और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे अधखुले पन्ने हैं, और इन अधखुले पन्नों को देश की जवानी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो भगत सिंह की शहादत का मामला हो या कुछ ऐसे मामले जो देश के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़े थे, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। राज्यों के चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई नलिया पुलिया बन जाएगी इसके लिए होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से लोगों से पूछता हूं कि आप अपना वोट डालकर लोकसभा में तो मोदी जी को बहुमत दे देते हो जी, लेकिन 10 साल के बाद भी अभी तक राज्यसभा में भाजपा का बहुमत नहीं है जी। हम सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पीछे चली गई, लेकिन ये विधायक राज्यसभा का सांसद कौन चुनता है? ये मध्य प्रदेश कोई भी राज्य के विधायक ही नहीं चुनते हैं। तो राज्यों की सरकारें सिर्फ राज्य के मुद्दों पर वोट नहीं होता, हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमें और भारत को ऊंचाइयां देनी है, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगले तीसरे टर्म में हम टॉप 3 में हमारा ये इकोनॉमी होगी, अगर ये करना है तो सिर्फ लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं, राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए। इसलिए राज्यों में भी सरकारें चाहिए। हमें अपने विधायक देश की हर विधानसभा के भीतर चाहिए, और बहुमत नहीं चाहिए, प्रचंड बहुमत चाहिए, प्रचंड बहुमत चाहिए। पर ये बताओ, अब अपने पुराने साथी के प्रति इतना अविश्वास क्यों जाहिर कर रहे हैं कि आपको मध्य प्रदेश में जीत के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे की जरूरत पड़ रही है? इससे पहले तो जब भी बात होती थी तो फिर शिवराज सरकार, शिवराज सिंह चौहान का काम, पर आज जब हम बात कर रहे हैं तो प्रहलाद जी हमें मोदी जी के काम के विषय में, केंद्र सरकार के काम के विषय में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया 3 साल में या 18 साल में? मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि चर्चा के स्तर को बहुत नीचे नहीं ले जाना चाहिए जी। और जो चित्र आप देख रहे थे, इसी का परिणाम है जी।
और मैं नहीं मानता कि, और मैं कहता हूं कि उन पर भी बात, मौलिक बातों पर बात होनी चाहिए जी। जो जरूरत की चीजें हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जिन बुनियादी चीजों की चर्चा पर राजनीति होती थी वो तो मोदी ने एक झटके में खत्म कर दी। जी। लोग हैंडपंप लगवाकर राजनीति करते थे, उस आदमी ने कह दिया कि हर घर में पाइपलाइन से पानी पहुंचेगा। शौचालय की तो कभी चर्चा कांग्रेस करती नहीं थी, मजाक उड़ाती थी जब चरण सिंह ने कहा था, वो उस आदमी ने कर दिया। प्रधानमंत्री आवास के लिए राजनीति होती थी, बनते थे, खिसल जाते थे, वो जिसके पास होता था वो जाता नहीं था, न वहां सड़क होती थी, न वहां बिजली होती थी, न वहां पानी होता था। तो मुझे लगता है कि हमें अतीत को जरूर उस पर विमर्श करना चाहिए जी। लेकिन मोदी जी के चेहरे भर की बात नहीं है। हमने शिवराज सिंह जी के चेहरे को हटाया नहीं, ये किसने कह दिया आपसे? और मुझे लगता है कि लाडली बहना का जो उठाव है जी, या उनकी जो संबल जैसी योजनाएं हैं या उनने जो किसानों को सम्मान निधि के तौर पर दिया है, आप कोई इनकार नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश सरकार की गरीब हितैषी और किसान हितैषी योजनाओं के बारे में मैं भी गर्व करता हूं, मेरी पार्टी भी गर्व करती है, मुझे कोई संदेह नहीं। और गरीब हितैषी इतनी योजनाएं थी तो 2018 में प्रदेश की जनता का मोह भंग क्यों हो गया था? देखिए, चुनाव के परिणाम का आकलन अलग प्रकार से होता है जी। और इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि कोई कमी बेसी रह गई है वो इस बार नहीं रहेगी। हमने ये बात आपको कही है पहले ही। इसलिए इस डिबेट की बजाय हम इस पर देखें कि वास्तव में तैयारियां क्या है, मुद्दे क्या है, मुद्दे क्या होंगे, इस पर हमें बात करनी चाहिए। तो इस पर भी बात करते हैं। भाई, सरकार को अस्तित्व में आए तो मार्च 2020 का समय था, पर सरकार सारा जोर 3 महीने पहले आई हुई लाडली बहना पे लगा रही है। 3 साल में ऐसा कुछ नहीं कर पाई क्या? जो लाडली बहना के भरोसे पर एक बार फिर सत्ता में आने की उम्मीद पार्टी करती दिखाई दे रही है, सरकार करती दिखाई दे रही है। भय और लालच की राजनीति कांग्रेस करती है जी, और ये परिणाम 1.5 साल में मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिए हैं जी। तो मुझे लगता है कि कोई कांग्रेस का प्रवक्ता अगर ये पूछता तो मैं उसको बेहतर जवाब दे पाता है। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आप पूछ रहे हो तो या निरपेक्ष बनने की कोशिश कर रहे हो अगले सत्र के लिए, या तो ये हो सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में कहने के लिए विकास के लिए कुछ नहीं है। मैं आपसे बल्कि आपके माध्यम से उल्टा प्रश्न करता हूं कि चाहे सरकार केंद्र में नहीं हो, चाहे सरकार राज्य में नहीं हो, हमारी कोई भी सरकार, किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए मैं तैयार हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के जी। उनने प्रधानमंत्री सड़क योजना दी, पीढ़ियों तक लोग याद कर रहे हैं, मतलब ये कोई कालखंड ऐसा नहीं है। कांग्रेस अपना एक भी काम बताए जो पीढ़ियों तक याद करने लायक हो। नरेंद्र मोदी की, आपको अभी आपत्ति हो गई, नरेंद्र मोदी के कामों की इतनी बड़ी फेहरिस्त है जहां पीढ़ियां याद करेंगी। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का अगर मूल्यांकन कर रहा है तो आप इसको टुकड़ों में मत कहिए। व्यक्तियों में कई कमी बेसी हो सकती है, लेकिन विचार और विकास में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। मैं अभी एक चार्टर अकाउंटेंट के कार्यक्रम से लौटकर आया हूं, आपके कार्यक्रम में जी। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूं कि अगर धन के अपव्यय के बारे में इस देश में चर्चा नहीं हुई तो फिर 2000 साल पहले चाणक्य कैसे लिख गए थे? तो ऐसा नहीं था कि हम मेधावी लोग नहीं थे। हमारी जीवन शैली, चाहे रहने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे खेती की हो, चाहे वित्तीय प्रबंधन की हो, हमारे पुरखे थे। लेकिन इस बीच के कालखंड में जिन लोगों ने कहा, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे ये कांग्रेस के लोग हों या कोई दूसरी पार्टी हो, जिन लोगों ने इन पैरामीटर्स को बदला, किसने कहा कि ये गरीबों का खाना है, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी? हमने कहा? जी नहीं, हमने नहीं कहा। हम हमेशा से कहते रहे, लेकिन आपने किस देश के साथ अन्याय किया? ये देश 1950 में, जहां पर एक आंकड़ा है वो आपको अच्छी तरह से पता है, लोगों को नहीं पता होगा कि 1950 में दुनिया की आबादी का 18% भारत में की आबादी थी और पीने का मीठा पानी कुल 4% दुनिया का हमारे पास था। तो क्राइसिस तो 1950 में थी, लेकिन पानी के प्रबंधन पर किसी ने काम किया क्या सिवाय भाजपा की सरकारों के? रोड ग्रामीण क्षेत्र में गए तो बीजेपी की सरकार के अलावा आप किसी सरकार का नाम बताइए। जो किसानों के हित की बात करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, कब आपने किसी किसान के कर्जे वाले किसान की चिंता की? आप घोषणा करते हो कि हम कर्जे मुक्त कर देंगे, लेकिन क्या वास्तव में आप करते हो? नहीं तो एक सरकार वो थी, मुझे अच्छे से ध्यान है, पटवा जी ने जब मैनिफेस्टो में लाने की बात की थी, मैं उसका गवाह हूं, प्रत्यक्षदर्शी हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आज दोनों नेता नहीं है हमारे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जरा वित्तीय व्यवस्था देखना, तब अपने घोषणा पत्र में डालना। भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में पैसा ना हो
या खजाने में पैसा ना हो और घोषणा कर दे, ये पाप नहीं करती, ये बात आप ध्यान में रखना। और इसलिए मैं मानता हूं कि भय और लालच की राजनीति ये दुर्भाग्य है, लेकिन हमें जरूरतमंद को देना, जी, ये राजनीतिक धर्म है। जी, देखिए आपने आधा उत्तर दिया साहब। लाडली बहना के संदर्भ में तो आपने ये कह के कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, पर 3 साल में और ऐसा क्या किया जिसके आधार पर उम्मीद कर रहे कि जनादेश आपके पक्ष में आएगा? एक लाडली बहना के भरोसे ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास कमलनाथ की सरकार थी, उसने वापस किए, जी, पैसा नहीं दिया, रिकॉर्डेड है, कोई उसको मैट नहीं सकता, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, जल जीवन मिशन का, कमलनाथ की सरकार ने एक कदम, 1 रुपया उसमें नहीं दिया, काम यहां शुरू नहीं हुआ। ये दोनों काम शिवराज जी की सरकार ने किए, मैं गर्व करता हूं। तो मुझे लगता है, लेकिन 1.5 साल का जो बैकलॉग है जी, उस बैकलॉग ने इस मध्य प्रदेश के गरीब आदमी का तो नुकसान किया। ये पाप किसके हिस्से पे जाएगा? कांग्रेस और कमलनाथ के अलावा किसी के हिस्से पे जा सकता है क्या? पूरे हिंदुस्तान में हम नेशनल एवरेज से ऊपर कुछ राज्य है जिन्हें लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अगर आज मध्य प्रदेश नेशनल एवरेज को पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो वो काम शिवराज जी ने किया है, लेकिन उसको रोकने का काम तो कांग्रेस और कमलनाथ ने किया है। इसकी तुलना होनी चाहिए। संबल योजना जैसी योजना को, जो गरीब आदमी के लिए ब्लैंक चेक था, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो वो उसके पास संबल का कार्ड है तो उसको 2 लाख रुपया, कोई मृतक है तो 4 लाख रुपया मिल सकते थे, उसको बंद करने का पाप कांग्रेस ने किया है। वो कैसे गरीब अच्छी हो सकते हैं? और अगर मैंने मजदूरों में भी काम किया है, गरीब आदमी जाता था मजदूरी करने, उसका पीएफ करता था, ठेकेदार के खाते में पड़ा रहता था और उसका कोई क्लेम नहीं होता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता था। कोई आदमी होशंगाबाद से दिल्ली जाता था, मजदूरी करके लौटता था, उसकी मेहनत की कमाई, उसका पीएफ का पैसा ठेकेदार के खाते में और गवर्नमेंट के खाते में पड़ा रहता था। जब मैं बीजेपीएम का अध्यक्ष बना था तो 28,000 करोड़ रुपया दिल्ली में था। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हर गरीब मजदूर के पास, वो कहीं पर भी जाए जी, किसी भी राज्य में मजदूरी करने जाए, अगर कार्ड उसके पास है तो उसका पीएफ का पैसा उसके खाते में आएगा, सरकार के खाते में नहीं जाएगा, ठेकेदार के खाते में नहीं जाएगा। योजनाएं और नीतियां ऐसी बनानी चाहिए ताकि एक जरूरतमंद आदमी या मेहनत का साथ भी उसको लुटने के अवसर खत्म हो जाए। ये होती हैं सरकारें, और इसलिए मुझे लगता है इन पर अगर डिबेट करनी है किसी को तो मैं तैयार हूं। नहीं, डिबेट तो ठीक है, पर अगर इतना ही अच्छा काम हुआ है तो फिर आपकी पार्टी का इतना अच्छा काम करने वाली सरकार के नेतृत्व के प्रति अविश्वास क्यों आ गया है? मुझे लगता है कि आप बहुत गलतफहमी में हो जी। 2023 का चुनाव के परिणाम आने दो, आपको सब बातों का जवाब मिल जाएगा। ना ना, मेरी गलतफहमी को आप अभी दूर करें। भाई, माननीय अमित शाह जी आए थे, अमित शाह जी से भोपाल में सार्वजनिक रूप से सवाल किया गया था, सारे टीवी चैनल पर टेलीकास्ट हुआ था। तो उनसे जानना चाहा था कि भाई, इतने मेहनती शिवराज सिंह चौहान है, पार्टी फिर अगर बहुमत में आएगी तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे? माननीय अमित शाह जी ने कह दिया पार्टी का काम पार्टी को करने दो। पर भाई, हमने तो 2008 में भी देखा, 2013 में भी देखा और 2018 में भी देखा, फिर शिवराज सरकार इस नारे के साथ ही पार्टी चुनाव लड़ा कर। अमित भाई के जवाब के बाद आपको कोई भ्रम बचा है क्या जी? अमित भाई के जवाब के बाद किसी और को भी जवाब देने की जरूरत है क्या? तो भाई, हमने मुझे लगता है आपको प्रश्न बंद कर, जिन लोग पूछते हैं उनको उस उत्तर के बाद में प्रश्न पूछना बंद कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने पैरामीटर्स पर चुनाव लड़ती है जी। अमित भाई यहाँ के प्रभारी हैं, देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके जवाब के बाद आप पत्रकार बंधुओं को यह प्रश्न का पूछने का अधिकार नहीं है, बंद कर देना चाहिए। वो उत्तर पर्याप्त है, उसके बाद अब कोई दाएं बाएं नहीं जाने वाला है। तो वो उत्तर पर्याप्त है, रूलिंग है। तो कईयों की उम्मीदें जाग गई इस रूलिंग के चलते, इस रूलिंग के चलते, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। आप समझना ये चाहते हैं आपसे प्रहलाद जी, आप कितने ही उकसाओ, कुछ नहीं होने वाला है। किसका? किसी का कुछ नहीं होने वाला है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली जी, आप भी जानते हो जी, और इसलिए मैं मानता हूं कि सहजता में जब हमारे इतने बड़े नेता ने ये बात कह दी है, फिर आप प्रश्न पूछकर कितने ही कोशिशें करो। ना, हम तो दूसरा पूछने जा रहे हैं प्रहलाद जी। सब मामला अगर इतना ही ठीक है तो केंद्रीय नेतृत्व को इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष में पला और बढ़ा है, मेहनत उसका चरित्र है। और जब भी
मेरे जैसा व्यक्ति ये कह सकता है, सुविधाएं व्यक्ति को रोगी बना देती हैं। जी, हमें सुविधा से परहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनना चाहिए। और ये जो मंत्रियों को आपने आसमान छिपाने की जो बातें करी हैं, ये कांग्रेस का पाप था, उनका चरित्र था, हमारा नहीं था। जी, और इसलिए मुझे लगता है उस हवा से कोई हमारा आदमी बिगड़े तो वो उसको दुरुस्त करने के बारे में सोचिए। अगर कोई जमीन पर खड़ा है मंत्री होने के बाद या मुख्यमंत्री होने के बाद, तो मैं गर्व से कहता हूं शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं, कैलाश जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। हमारी टीम जो युवा मोर्चे की टीम थी, जो आज पार्टी का नेतृत्व कर रही है, आप उनसे कहिए किसी मंडल की बैठक लेना है, वो पालती मार के ले लेंगे, एक सेकंड नहीं लगाएंगे। ये हमारी पहचान है। और ये पहचान दिखावा नहीं है, ये जो सादगी और सहजता है, ये पार्टी की ताकत है और ये बनी रहनी चाहिए। और मैं मानता हूं अभी बहुत काम करना बाकी है, और इसलिए ये चीजें सत्ता के इस अहंकार से बचकर हम चीजें आगे निकाल पाए, तो मैं भगवान की कृपा मानता हूं और ये कृपा चाहता भी हूं। नहीं, मेरा सवाल तो इसी बात से है कि जहां शिवराज सिंह चौहान है, जहां कैलाश विजयवर्गीय हैं, जहां नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जहां प्रहलाद पटेल हैं, वहां पर ऐसा क्या हो गया कि रात रात भर अमित शाह जी को आकर भोपाल में बैठक लेनी पड़ रही है, भूपेंद्र यादव जी को हर तीसरे दिन भोपाल आना पड़ रहा है, अश्विनी वैष्णव जी को 5-5 दिन मध्य प्रदेश में लगाना पड़ रहा है। हमने भाजपा को चुनाव लड़ते हुए तो पहले भी देखा, इतनी मेहनत नहीं क्यों करवा रहे भाई? नहीं हिमांशु जी, ये बताओ, जब जेटली जी थे तो वो यहाँ नहीं आते थे? जी, प्रभारी वो भी थे जी, 2003 में जी, 2008 में भी कोई प्रभारी था जी, बाद में भी प्रभारी थे। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पदाधिकारी हो या छोटा कार्यकर्ता, परिश्रम की पराकाष्ठा का मंत्र उसके भीतर होता है। और इसलिए मुझे इससे आपको इतराज क्यों है? मुझे इस पर आश्चर्य है। नहीं, ऐतराज नहीं है, आश्चर्य है कि इतने पराक्रमी यहाँ के नेता होते हुए भी बाकी को पराक्रम दिखाने के लिए क्यों बुला रहे हैं भाई? मुझे लगता है वो अखाड़े जैसे जो छुटभैये टाइप के जो लड़ते हैं, उसे ऐसा मत करो। मतलब मुझे लगता है कि जो पार्टी के लोग काम कर रहे हैं उस पर तो गर्व करना चाहिए कि सारी टीम एकजुट होकर, और किसी भी स्तर पर, अगर मैं किसी विधानसभा सम्मेलन में जाता हूं और आपके बुलाने पर यहां चला आता हूं, जो सादगी का आप सम्मान करोगे या मेरा अपमान करोगे? ये बताओ। मैं आपका तो सम्मान, मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि भाई अगर आपने मुझसे कहा और मैंने आपको कमिट किया और मैं यहां पर आ गया जी, तो अब कोई कहे साहब केंद्रीय मंत्री को तो छोटे स्थान में जाना नहीं चाहिए जी, तो आप इसको बेइज्जत मानोगे या सम्मान दोगे? ये बताओ। नहीं, आपके संदर्भ में तो इतना हॉल भरा हुआ है, कैसे से कोई जन अपमान मान लेगा? इसलिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ता के नाते इस पार्टी में जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है उसे वो करना है, ये वो मानकर चलता है। ये कोई आदेश और कानून से नहीं चलता, पार्टी मर्यादा और परंपरा से चलती है, और ये हमारी मर्यादा भी है, परंपरा भी है। तो चलिए, आप अपनी पार्टी को नहीं मानते, पर कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कमलनाथ की 15 महीने में जितनी उनकी गलतियां हैं जी, जितने उनके भ्रष्टाचार है, वो हमने जैसे लोगों ने तो उजागर किए ही है जी। और हम छिंदवाड़ा भी 3 विधानसभा में होकर आए हैं सम्मेलनों में, और मैं तो कहता हूं कि उनको जैसे बहस करनी वो बहस करने हम तैयार हैं जी। तो मैं कोई चुनौती नहीं मानता मैं इसे। कांग्रेस के पास में नेतृत्व का अभाव है, मजबूरी है कांग्रेस की जी कि इनको ढूंढना है उन्हें 2 लोगों को। अब मैं उस भाषा में तो नहीं बोल सकता जिसमें कांग्रेस बोलती है जी। मैं तो नहीं कहूंगा कि ऐसे बुजुर्ग लोग जिनको कांग्रेस को आराम देना चाहिए, लेकिन कोई पैदा ही नहीं होने दिया, कोई नेतृत्व ही कांग्रेस के पास नहीं है, तो मजबूरी है उनके पास कमलनाथ या दिग्विजय सिंह। कोई तीसरा नाम बताइए जरा कांग्रेस में। पर एक बात बताइए ना प्रहलाद जी, जब आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता सक्रियता दिखाते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सक्रियता से हम लोग अचंभित रहते हैं, तो इसे आप उपलब्धि के तौर पर बता दें कि देखो कितनी ऊर्जा के साथ में वो पूरे समय काम करते हैं। वहीं अगर दिग्विजय सिंह या कमलनाथ इस उम्र में सक्रियता दिखा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उन्हें घर बैठना। अभी आप हम लोग 4 लोगों के नाम ले रहे थे ना, ऐसे जरा 4 कांग्रेस के नाम बताओ। अब 2 हैं तो हम क्या करें? अरे भाई फिर अब आप अपने पास कमाल बात है भाई। आपने अभी शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का मेरा नाम ले दिया पब्लिकली जी। जरा ऐसे किसी कांग्रेस के 4 नेता के नाम बता दो, नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? आपकी तो ये सच्चाई है ना, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो क्या अभी भी आपके औरों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं? जो हमारे यहाँ तो और बाद वाली पीढ़ी को रास्ते हैं।
उनको भी खुला हुआ है। भाई वो ज्योतिरादित्य सिंधिया होते थे तो आप उन्हें अपने यहाँ ले जाते हैं, तो आजकल तो आप छोड़ते कहाँ हैं? देखिए, पार्टी में कोई अच्छे लोग आए तो क्या बुराई है। राष्ट्र के हित में भारत माता के यश बढ़ाने के लिए अगर कोई आता है जी, उसका आज भी स्वागत है, नहीं, आज भी स्वागत है। भाई आप पिछली बार नारा देते हैं माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, तो इस बार महाराज का क्या करेंगे? तो तब भी हमने कहा था, तो महाराज मानते हैं ना जी। कि जब जनता ने अपील को सुना, ये मानते हैं ना। तो अब महाराज का क्या है? नहीं, महाराज भारतीय जनता पार्टी में, महाराज ने जो काम किया, उनकी जो योग्यता है, जो उनका परिश्रम है, वो हमारे साथ एड ऑन हुआ है, निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। तो महाराज के साथ जो लोग आए थे वो लाइन से वापस जा रहे हैं। प्रहलाद जी, आपकी तो निगाह मुझे जाती लगता है कि कि आकलन करना आपका काम है, उसके लिए मेरा कंधा मत तलाशिए जी। लेकिन एक बात आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ है जी, भारतीय जनता पार्टी के विचार प्रवाह के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ है। इसमें कोई गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आखिरी दौर की बातचीत के संदर्भ में आते हैं। जिस भारतीय जनता युवा मोर्चा का आप जिक्र कर रहे थे, उसके हर नेता को राज्य की राजनीति में संभावना के तौर पर देखते आ रहे हैं। प्रहलाद जी भी उनमें से एक नाम है। पर प्रहलाद जी जब भी देखो केंद्रीय राजनीति में दिखते हैं। प्रदेश में कोई भूमिका के संदर्भ में? हमने तो अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में अपनी भूमिका कभी तय की नहीं जी, और मित्र के नाते आप जानते भी हो, और इसलिए मैं मानता हूं कि बाकी लोग भी करते रहें, कहते रहें, इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा है कि पार्टी का जो फैसला हो उसके साथ चलिए। आपने दोनों में काम किया, सत्ता में भी और संगठन में भी। संतोष किसमें ज्यादा पाए? मुझे लगता है कि संगठन में काम करने में आपका परिश्रम, आपकी योग्यता और आपका निष्काम भाव दोनों मजबूत होते हैं, तीनों मजबूत होते हैं। जब आप सत्ता में होते हैं तो ये सच है कि बदलाव है और तकनीक का क्षेत्र है, और इसलिए नई पीढ़ी आज इतनी हमसे ज़्यादा जानकारी रखने वाली पीढ़ी है। मैं मानता हूं कि पुराने लोगों को या तो तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री है जी, हमें चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। खाली हम वरिष्ठता के आधार पर हमें कहते रहे कि हम वरिष्ठ हैं, तो ये चीज़ें संगठन में तो काम कारगर हो सकती है, लेकिन सत्ता के लिए मुद्दा आधारित, विकास आधारित, आपके खुद के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए मेरी प्राथमिकता सदैव संगठन रही है। मैं सरकार में जो काम मुझे मिला जी, तो उसका मूल्यांकन मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन जहां पर भी रहा, लेकिन हाँ, मैं एक बात पर गर्व से कहूंगा, जब मैं अटल जी के समय कोयला राज्य मंत्री था जी, तो बहुत लोगों के नाम आए, पर उसमें एक नाम छोटा है जिसका नाम नहीं आया। मैं इस पर गर्व करता हूं जी। तो आप इस बार गर्व करते हैं। अब मैं आखिरी सवाल की ओर रुख करता हूं। 2023 के चुनाव को किस बुनियाद पर देख रहे हैं? कमलनाथ दिग्विजय सिंह के आलोचना के आधार पर ये चुनाव जीतेंगे, या इससे इतर मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर कोई रूपरेखा प्रहलाद जी के जहन में है कि मध्य प्रदेश को इस दिशा में जाना है, इसलिए हम जीतेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ विकास के मॉडल पर ही वोट मांगेंगे, लेकिन लोकतंत्र के प्रति इनके रवैये को जरूर जनता में बताना चाहेंगे, यूथ को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस की राजनीति भ्रम और पाखंड की राजनीति रही है, जिसको हमारे जमाने में प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स कहते थे। अब सोशल मीडिया है, आपके चैनलों की भरमार है। जब हम लोग राजनीति करते थे तब चैनल नहीं होते थे, इसलिए परिश्रम के अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं था। लेकिन इसके दोनों पक्ष होते हैं, इसलिए देश की पीढ़ी को ये बताना कि इस भ्रमजाल में मत पड़िए। लालच और भय की राजनीति राज्य के लिए भी नुकसानदेह है और देश के लिए नुकसानदेह है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी नुकसानदेह है। अब हमारे पास में आपस में लड़ने का समय नहीं है, हमारे पास में दुनिया में राज करने का समय है, और वो ऊंचाइयां चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दिख गई हैं। ये बात प्रधानमंत्री जब कहते थे तो कुछ लोग टिप्पणी करते थे, लेकिन आज हमारी आंखें देख रही हैं कि चंद्रयान 3 दक्षिण में जब पहुंचता है, उसके दक्षिणी हिस्से में, तो हम दुनिया के सबसे पहले राष्ट्र बनते हैं। जब हम देखते हैं अपनी सांस्कृतिक विरासत के तौर पर कि राम मंदिर की चर्चा 450 साल से चलती है, लेकिन जब संक्रांति के बाद हम रामलला को मंदिर में देखेंगे तो ये सपना नहीं होगा। लोग कहते थे कि धारा 370 जिसके लिए हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बलिदान दिया, हमने सच्ची श्रद्धांजलि देकर ये साबित कर दिया कि नहीं, हम अपने मुद्दों को छोड़ते नहीं है, मुद्दों को पूरा करते हैं।
ये भरोसा में दिखाना पड़ेगा। आखिरी बात मैं कहूंगा कि अभी तक हमने इतिहास में पढ़ा और सुना था कि हमारे मंदिर धार्मिक स्थल तोड़े गए या तोड़े जाते रहे, वो बन सकते हैं, ये देश ने पहली बार देखा और सुना। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि विकास का मतलब क्या, विकास का मतलब है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को यथास्थिति सम्मान दे सकते हैं क्या। जब हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनेगा भारत, तो लोग हम पर हंसते थे। आज विश्वगुरु बनने की तरफ दुनिया स्वीकार कर रही है और हम देख रहे हैं, कल हमारे प्रधानमंत्री ने 15वां देश था जिसने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। ये जुगाड़ से नहीं मिलते हैं साहब, ये कहीं ना कहीं उस आधार पर मिलते हैं। दुनिया का कोई भी नेता, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे बहुत से प्रधानमंत्री उनकी बेइज्जती करना नहीं चाहता, उनसे मिलने का समय नहीं मिलता था हमारे प्रधानमंत्रियों को। वो कहता है कि मोदी जी मुझे ऑटोग्राफ दे दो, ये भारत माता का यशगान है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें यूथ को पता होनी चाहिए। भारत के आने वाली पीढ़ी को अब शीर्ष स्थान पर बैठने का मौका है। इसलिए ये जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, पैर खींचने वाली, भ्रम फैलाने वाली, इससे बचना चाहिए, मुद्दा होगा। तो कुल मिलाकर प्रहलाद जी के साथ बातचीत में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक कि भय और लालच की राजनीति नहीं होनी चाहिए और मध्य प्रदेश में हम इसके आधार पर उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा, उनका मानना है कि ये जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पर ही होगा और विकास के मुद्दे पर लोग भाजपा के संदर्भ में मोहर लगाएंगे। पर तीसरी और एक नई दृष्टि जो उन्होंने दी वो हम अपने दर्शकों से साझा करते हैं। हम प्रदेश को लेकर बात करते थे, पर प्रहलाद जी ये कह रहे हैं कि हमारा लोकसभा में बहुमत है पर राज्यसभा में आज भी बहुमत नहीं है। वह बहुमत तभी आएगा जब राज्य के स्तर पर विधानसभाओं में हमारा प्रचंड बहुमत आएगा। इसलिए मध्य प्रदेश में वह प्रचंड बहुमत के अभिलाषी हैं ताकि उन्हें राज्यसभा में भी बहुमत मिल सके। अब उनकी ये ख्वाहिश मध्य प्रदेश के मतदाता किस तरीके से पूरी करेंगे या नहीं करेंगे, इसका पता तो दिसंबर में ही चलेगा। देखिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रहलाद जी। जरूर करेंगे, जिसके साथ खत्म कर रहा हूं, जरूर करेंगे। तो ये भरोसा प्रहलाद जी का है, तो प्रहलाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां प्रहलाद पटेल जी के लिए जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे बीच में आए, और आगे की कार्रवाई के लिए सनी जी। मैं जरूर, अगर कांग्रेस वाले होते उत्तर भी देते यार। तो कार्यक्रम के अंतिम क्षणों की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आपसे आग्रह हमारा ये रहेगा माननीय प्रहलाद पटेल जी कि हमारे कुछ सम्मानीय होशंगाबाद के कुछ सम्मानीय ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका हम सम्मान कराना चाहते हैं। और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय सीताशरण जी को भी कि वो भी उनका सम्मान करें। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए, क्योंकि अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं होशंगाबाद के उन कर्मवीरों को जिन्होंने बदलाव के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैलाश शर्मा जी जो कि समाज सेवी है, उद्योगपति है, उनसे आग्रह है कि मंच पर आए। हेमंत मधु शुक्ला जी, उनसे आग्रह है कि मंच पर आए। जसवीर सिंह जी, साथ ही जसवीर सिंह छाबड़ा जी, सत्यम अग्रवाल जी, गोपाल सिद्धवानी जी, राकेश जाधव जी, आशीष भदौरिया जी, साथ ही घनश्याम तिवारी जी, आप सभी से सादर निवेदन है कि जल्द से जल्द आप स्टेज पर आए। और साथ ही हमारा आग्रह है माननीय प्रहलाद पटेल जी से और सीताशरण जी से कि वो इनका सम्मान करें। राजकुमार दुबे जी भी, उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आए। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार जारी रहनी चाहिए। आपके बीच के लोग हैं और लगातार समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बदलाव के लिए कोशिश कर रहे हैं समर्पण भाव से, और हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं। सर, श्री मधु शुक्ला जी, नीलम, जिसका नाम देश प्रदेश में गूंजता है, नीलम नहीं, हिमांशु सर को बताएं। श्री जसवीर सिंह छाबड़ा जी अगर यहाँ हैं तो मंच पर आ जाएं। उनके स्थान पर ईशू छाबड़ा जी, श्री सत्यम अग्रवाल जी, श्री गोपाल सिद्धवानी जी मंच पर इस समय मौजूद हैं। जीते जी सभी व्यवस्थाएं कराते हैं। गोपाल सिद्धवानी जी एक हरिओम संस्था चलाते हैं जो अंतिम संस्कार में गरीबों की मदद करती है। श्री राकेश जाधव जी नगर पालिका में सभापति हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, कई बार के पार्षद हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में शहर को साफ रखने में इनके सभापति कार्यकाल में शहर ने बहुत ही प्रगति की है और स्वच्छता में बहुत नाम हुआ है शहर का।
श्री सत्यम अग्रवाल जी, जिस साईं कृष्णा रिसोर्ट की छत के नीचे हम मौजूद हैं, श्री सत्यम अग्रवाल जी साईं कृष्णा रिसोर्ट के संचालक हैं। इनका बहुत सहयोग है इस हरिभूमि के सफल आयोजन में। श्री आशीष भदौरिया जी समर्पण ग्रुप के द्वारा शहर में कई कार्य करते हैं। श्री घनश्याम तिवारी, कोरोना महामारी में जब इटारसी शहर में सैकड़ों की तादाद में मौतें हुई थी, तब शांति धाम में अंतिम संस्कार की व्यवस्थाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ऐसे घनश्याम तिवारी जी, हरिभूमि INH के संवाद 2023 कार्यक्रम में हम इनका सम्मान कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। और हम आभार व्यक्त करने के लिए अब INH 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक हाँ, साथ में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का सम्मान जो है प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी और सीता शरण जी कर रहे हैं शाल श्रीफल और मोमेंटो से, और बहुत सारा समय बहुत जी सर, थैंक यू। और चूंकि अब ये कार्यक्रम जो पूर्णता की ओर है, आप सभी साथियों का जो है हम एक बार फिर धन्यवाद अदा करते हैं और खूब सारा सम्मान